सो हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इशू। एक्चुअली इस हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इशू है। प्रेजेंट डे इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है और ना ही हमें ऐसा कोई प्रेजेंट डे में कोई केस देखने को मिला है। तो ये वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसमें पूरा सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा क्या थी, क्या उसके ईवल्स थे, कौन इसके मेन टारगेट्स थे और किस तरीके से ये शुरू हुई। ठीक है। तो इस टॉपिक पे जब आप जर्नली चीज़ें देखते हो, बहुत सारे लोगों को बहस करते हुए देखते हो कि सती प्रथा ये होती थी, इसको इतना ग्लोरीफाई करते थे। हमारे कई सारे टेक्सेस इसको ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन ये कहाँ से निकल कर आई, किन लोगों ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया और प्राइमरीली किस सेक्शन की विमेंस को टारगेट किया। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे और सब कुछ जानेंगे कि क्या ईवल्स रहे हैं सती प्रथा के और प्रेजेंट डे क्या कंडीशन है। क्या सरकार ने कोई ऐसे नियम या लॉस लाए हैं जिससे हम विमेंस को प्रोटेक्ट कर सकें, उनकी लाइफ को बचाने के लिए, या फिर ये जो सती प्रथा थी जो इतिहास में प्रैक्टिस होती थी, ये वॉलंटरीली थी कि लोग या फैमिली फोर्स करते थे विमेंस को। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, एक अंडरस्टैंडिंग लें इसकी। ठीक है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें मैंने थ्योरेटिकल डाली हुई हैं ताकि आप अगर कभी भी इसको अ, इसको किसी भी पर्सपेक्टिव से जैसे उठा के देखें, ऐसे में आप इसको डाल सकते हैं, या फिर एक सोसाइटी का टॉपिक है तो उन सारी चीज़ों में ये डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सती प्रथा क्या थी। सती प्रथा वॉज अ हिस्टोरिकल प्रैक्टिस इन विच अ विडो इमोलेटेड हरसेल्फ ऑन द हस्बैंड फ्यूनरल पायर आइदर वॉलेंटरीली और अंडर सोशल प्रेशर। तो देखो, सती प्रथा का प्राइमरीली मतलब ये है कि हिस्ट्री में क्या होता था कि जिन औरतों के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उन औरतों को अपने मरे हुए पति के साथ उसकी चिता पे बैठ के अपने आप को भी क्या होना करना पड़ता था, सती होना पड़ता था। अपने आप को भी उन्हीं के साथ अपनी देह छोड़नी पड़ती थी, खुद भी मरना पड़ता था। तो ये है सती। ठीक है। सती प्रथा समझ में आएगी प्राइमरीली क्या चीज़ है। अब हम इसमें जानेंगे कि हुई कैसे, कहाँ से ये निकली, या लोगों ने इसको क्यों इतना बढ़ावा दिया। और लोगों ने बढ़ावा दिया, साथ के साथ जो औरतें थीं उन लोगों ने भी इसको काफ़ी बढ़ावा दिया। और समाज में किस तरीके से इन लोगों को देखा जाता था, कैसे ग्लोरीफाई किया इस प्रैक्टिसेस को। ठीक है। वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि सती प्रथा क्या थी। ठीक है। हिस्टोरिकल प्रैक्टिस थी। अब तो बहुत ज़्यादा लीगल इस पर रेस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, ऐसा कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है। और हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को अब हम बढ़ावा नहीं देते हैं। ठीक है। ये पहले के ज़माने की बातें हैं, पहले के हमारे सोशल ईवल्स हैं। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो उस टाइम बहुत कुछ होता था, मतलब बहुत सारी ऐसे गलत गलत प्रैक्टिसेस में एक प्रैक्टिस ये भी है। ठीक है। तो नेचर देखेंगे प्रैक्टिस का क्या है। इट इन्वॉल्व फ्रॉम अ रेयर वॉलेंटरी एक्ट ऑफ डिवोशन टू एन ऑपरेसिव इंस्टीट्यूशनलाइज सोशल कस्टम प्राइमरीली इन अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटीज़। तो देखो, इसको प्राइमरीली कौन फॉलो करता था और कौन इसके ज़्यादा बहुत बहुत इसकी तारीफ़ या वाह वाह कह सकते कहता था। तो देखो, ये जो अपर क्लास कास्ट की हिंदू वीमेंस होती थी, अपर कास्ट की जो कम्युनिटीज़ होती थी, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कल्चर्ड मानते थे। उनका ये लगता था कि हम ऐसे हैं, हम अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखेंगे, हम अपनी औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। जब वो घर में ही रहेंगी तो जो मेल डोमिनेंस है, जो पेट्रियार्की है, वो सर्वाइव कर सकेगी और आगे ही चल के ये सारी प्रैक्टिसेस होने लगी हैं। तो उन्होंने क्या किया, देखो, औरतों को ना पढ़ने लिखने दिया, ना उन्हें वेद समझने दिए, ना उन्हें बहुत ज़्यादा किताबें लिखने दी। बहुत सारे एग्जांपल्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं कि जहाँ पे जो वीमेंस है वो बहुत ज़्यादा एक रेवोल्यूशन करके आगे आती भी हैं समाज में, तो समाज उन्हें बहुत ज़्यादा गलत नज़रों से देखता है या फिर उन्हें दबाने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करता है। जिसमें आप ज्योतिबाई फुले का आप एग्जाम्पल देख सकते हो, आप इसमें रामाबाई का एग्जाम्पल देख सकते हो। बहुत सारी ऐसे इतिहास में विमेन हुए हैं जो सामने आई पढ़ लिख कर। तो जो मेल डोमिनेंस है या जो मेल सेक्शन है सोसाइटी का, उसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आई। ठीक है। तो इसमें क्या होता था, इट कैन बी से अ वॉलेंटरी एक्ट ऑफ डिवोशन। कभी कभी क्या होता था, जो औरतें होती थी वो वॉलेंटरीली अपने आप को अपने पति के समर्पण कर देती थी और वो अब खुद ही आसानी से जाके वहाँ बैठ जाया करती थी और अपने आप को पूरी तरीके से जला दिया करती उस आग में, और इस तरीके से पति पत्नी दोनों की डेथ हो जाया करती थी। आपको हिस्ट्री में ऐसा कोई केस देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे पत्नी मर गई हो तो पति ने ऐसा किया हो, नहीं। जब भी पति की डेथ होती थी तो पत्नी से ऐसा करवाया जाता था। ठीक है। ये एक सोशल प्रेशर भी था।
था, मतलब समाज इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी देता था और जो पत्नी बची हुई उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता था कि तुम सती बन जाओ, तुम अपना डिवोशन दिखाओ अपने पति के लिए, तुम अगर ऐसे ही रहोगी तो समाज तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम कहाँ जाओगी। और या फिर उनका ये डर रहता था कहीं ये अगर दूसरी शादी कर लेगी तो इस वजह से उसके घर वाले ही क्या करते थे, इतना फोर्स क्या करते कि जिससे वो खुद ही बेचारी परेशान होके तंग आके खुद ही इस सब प्रैक्टिसेस के लिए लास्ट में हाँ बोल देती थी और खुद का सेल्फ इमोलेशन कर लेती थी। ठीक है, इसके लिए कंट्रोवर्सी क्या है, हिस्टोरियंस डिबेट वेदर इट वाज ट्रूली रिलीजियसली सैंक्शनड और अ सोशल इकोनॉमिक टूल टू मेंटेन पैट्रियार्कल नॉर्म्स। तो जितने भी हमारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है या हिस्ट्री की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, उसको परखते हैं, ठीक है, वो डिबेट करते हैं आपस में कि क्या ये रिलीजियस सैंक्शन थी, मतलब जैसे रिलीजियस सैंक्शन का मतलब होता है कि हमारे रिलीजन में कुछ ऐसी प्रथाएं हैं या फिर हमारे रिलीजन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी ही करनी पड़ती हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ करनी, अभी तो हम लोग नहीं करते इतना फॉलो, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि हमें वो फॉलो करनी पड़ती थी। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो समाज का प्रेशर हम पे इतना बन जाता था कि कभी कभी हमें वो गांव से बाहर निकाल दिया करते थे, हमें अपने समाज से बाहर निकाल दिया करते थे और सामाजिक बहिष्कार दे दिया करते। सामाजिक बहिष्कार का मतलब है कि समाज का कोई भी इंसान उनसे मतलब नहीं रखेगा, अपना दाना पानी उनसे नहीं चलाएगा, ना उनके यहाँ कुछ होगा तो हम बाकी के लोग जाएंगे और बाकी के लोगों के घर जब भी कोई फंक्शन होगा तो उन लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से एक होता है ना, समाज का बहुत ज़्यादा डर रहता है जब आपसे कोई नहीं रहना चाहता है, आपके साथ नहीं कोई बात करना चाहता है, तो आपके दिमाग में कांस्टेंट फियर रहता है। तो इस फियर को ओवरकम करने के लिए चाहे सही हो चाहे गलत हो, जो समाज कह रहा है उसकी बातों को मानने लग जाते हैं लोग। ठीक है, तो हिस्टोरियन में एक ये बहुत बड़ी डिबेट छिड़ जाती है कि क्या ये रिलीजियसली सैंक्शन था, मतलब क्या धर्म कहता है कोई कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, या फिर ये सोशल इकोनॉमिक टूल्स था ऐसा जिससे पैट्रियार्की को हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सके। मतलब जो पैट्रियार्की थी, पैट्रियार्की का मतलब होता है कि जो मेल्स होते हैं सोसाइटी में या फिर एक फैमिली में, वो हेड होते हैं फैमिली के, सोसाइटी के और ट्रेड के, कल्चर के, ट्रेडिशन के। तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो मेन फिगर होते हैं, उन्हीं के आसपास पूरी सोसाइटी घूमती है, उन्हीं के आसपास पूरा ट्रेड, कॉमर्स, लाइफ और ये सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। ठीक है, और जो बाकी के लोग हैं, चाहे वो छोटी कास्ट के लोग हो गए, चाहे वो विमेंस हो गई, चाहे वो अपर कास्ट की विमेंस हैं या लो कास्ट की विमेंस हैं, वो इन हस्बैंड्स को, इन ब्रदर्स को, फादर्स को क्या करते थे, वो सर्व किया करते थे। उनकी प्लेस, उनका सोशल स्टेटस एकदम डिफाइन था कि आपको किचन में रहना है, आपको काम करना है, बाहर नहीं जा सकते, घूंघट हटा नहीं सकते, किसी गैर मत से बात नहीं कर सकते। तो इतने सारे हमें सोशल इवल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक कंट्रोवर्सी आपको ये समझ में आ गई कि हिस्टोरियंस में किस तरीके की डिबेट छिड़ी है कि ये जो चीज़ है सती प्रथा, वो रिलीजियसली इसको प्रमोट किया जाता है या फिर बस पैट्रियार्की को बचाने के लिए ही लोगों ने इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया है। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम आगे देखेंगे इसमें। हाँ, ये हमने एक पिक्चर लगाई है ऐसी सती प्रथा, देखो कैसे होती थी। मैं आपको ना थोड़ा सा बता रही हूँ। हमें सती प्रथा के बारे में बहुत सारे सोर्सेज से पता लगता है, जिसमें कई सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो उन्होंने मल्टीपल सोर्सेज उठाए हैं, मल्टीपल लिटरली वर्क्स उठाए हैं। उन वर्क में बहुत ज़्यादा क्या है, इन सब प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है। तो जो एक हमारा जिस तरीके से कहते हैं, आप अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो एक ब्रिटिशर्स है, उसका नाम एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में लिखा है कि हिंदुस्तान में किस तरीके से सती प्रथा को फॉलो किया जाता है। और देखो ये जो मैं बात कर रही हूँ इस टाइम का, तो आप ये मत सोचना कि हिंदुस्तान में ही बहुत सारी चीज़ें थी या बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में ही गलत थी। हमारा इंडिया तो इतना डिस्पोटिक था, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन में घिरा हुआ था। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना तो गलत सोच रहे हो। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, जो इस टाइम जो सती प्रथा भारत में चलती थी, ऐसी कई सारी गलत गलत प्रथाएं पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, पूरी दुनिया में चलती थी, जहाँ पे जो विमेंस होती थी उनका सब्जुगेशन तो था ही, उनको परेशान किया जाता था, वो चीज़ अलग है। उनके मार्केट्स लगते थे जिसमें जो मैन होते थे उन विमेंस को खरीदते थे उनका चेहरा देख के, फिर किसी को स्लेव बनाते थे अपने घर में, और जो मन कर रहा है उनके साथ जो भी मन कर रहा है वो काम किया करते। इनके मार्केट लगते थे प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्लेव मार्केट लगते थे जिसमें लोग गुलामों को खरीदते थे और उनसे अपने घर का काम करवाया करते। उस तरीके से औरतों के भी मार्केट्स लगते थे। साथ में क्या होता था
कि एक कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट अगर आपने सुना होगा कि जिसमें सब लोग आपस में एक दूसरे की वाइफ को मिलकर देख रहे हैं, ये सारी हीनियस प्रैक्टिसेस इतिहास में हो चुकी हैं। ठीक है, विच हंटिंग एक बहुत बड़ा एक देखने को मिलती है प्रैक्टिस यूरोप में, जहाँ पे लोगों को डायन और चुड़ैल बोल के मार दिया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं पूरे वर्ल्ड में, और इसी के साथ साथ क्या हमारा इंडिया भी बचा हुआ नहीं है इन सारी प्रैक्टिसेस से। तो इस तरीके की कई सारी प्रैक्टिसेस आपको पूरे दुनिया भर में देखने को मिलेंगी। तो अगर हम उस ब्रिटिशर्स के अकाउंट की बात करें तो वो बताते हैं, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि जब भी भारत में कोई सती होती है स्त्री, किसी स्त्री को ऐसे ले जाया जाता है तो उसको बड़ा सजाया धजाया जाता है, मतलब उसको प्रॉपर श्रृंगार करती है, वो लाल जोड़ा पहनती है और पूरा माथे से लेके पैरों तक जितना श्रृंगार होता है वो पूरा श्रृंगार करती है। फिर लोग होते हैं वो जाते हैं, उस पर ढोल नगाड़े बजाते हैं बहुत तेज, और मतलब इसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। उनमें से किसी के दिमाग में ये नहीं आता है कि गलत है, हम एक जिंदा इंसान को जला रहे हैं, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। वो इसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं कि ये माता सती हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा इनका सोशल स्टेटस बहुत बड़ा है। और मैं आपको बता रही हूँ, इतिहास में सिर्फ इन मर्दों ने ही बहुत ज़्यादा गलत काम नहीं किए, इसमें बहुत ज़्यादा रोल औरतों का भी रहता था। अगर कोई सती होने जा रही है तो उसके घर वाले प्रेशर देते थे, जिसमें बहू की माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, वो प्रेशर करती थी कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए ताकि मेरे भाई के प्रति या मेरे बेटी के प्रति आपका डिवोशन दिखे। ठीक है, तो इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया इन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे मेल डोमिनेंस पे एकदम पूरा का पूरा वो भर दोगे कि नहीं यही करते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो सारे लोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, और जब आपस में औरतें बातें करती थी तो उनकी तारीफ़ करती थी कि वो सती हो गई, वो बहुत अच्छी थी, अपने पति के लिए लॉयल रही। इस तरीके की बातें भी उन लोगों की देखने को हमें मिलती हैं। तो वो क्या करते हैं कि उस औरत को बहुत ज़्यादा तैयार वैयार करके आराम से उसके पति के साथ एक आगे आगे पति की चिता चल रही है, ठीक है, और पीछे पीछे उसको ले जाया करते हैं। देन उसके बाद क्या हुआ करता कि उस पूरे स्ट्रक्चर पे, जिसको हम कहते हैं, जिसको चिता बोलते हैं लकड़ियों की, उस पे डेड बॉडी को रख दिया करते थे। देन उसमें उसकी गोदी पे सर रख दिया करते थे बीवी का, मतलब कि बीवी की बिठा दिया करते थे और उसकी गोदी में उसके मरे हुए पति का सर रख देते थे। वो बेचारी पहले से इतने गम में बैठी हुई है, रो रही है, चिल्ला रही है, ठीक है, ऊपर से उसको खुद मरना पड़ रहा है। तो एक ट्रॉमा देख रहे हो किस तरीके का ट्रॉमा होता होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हीनियस लगता है। मतलब आप खुद से, अगर सबसे ज़्यादा पेन किसी चीज़ में होता है तो वो जिंदा जलने में होता है। हाँ, ये साइंस ने प्रूव किया है कि जिंदा जलने का पेन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता ही है, क्योंकि हम ना धीरे धीरे जलते हैं, एकदम से हमारी बॉडी एकदम पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो जाती है, पूरा एशेज नहीं बन जाती है तुरंत मिनटों में, ऐसा नहीं होता है। पहले हेयर्स जलते हैं, फिर स्किन सिकुड़ती है, फिर लंग्स वंग्स पता नहीं क्या क्या, फिर इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर क्या होता है कि जब उसे ले जाया जाता है तो ये जो पीछे बैंड बाजे ढोल नगाड़े बजते, तो ये बहुत ज़्यादा शोर वोर करके जाते हैं, एकदम से चिल्लाते हुए और फूल वूल बरसाते हुए उस औरत पे, ताकि उसको ये लगे कि वो बहुत महान काम कर रही हो और समाज में एक एग्जाम्पल सेट करे, ताकि आने वाली जो और भी औरतें हैं और भी पीढ़ी हैं, उनके हस्बैंड के साथ अगर कभी ट्रेजिडी हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है, तो वो भी अपने आप को क्या करें, सेल्फ इमोलेट कर लेते, वो भी मर जाएं। ठीक है, तो कहते हैं कि ये लोग इतनी तेज नगाड़े बजाते थे, फिर उसके बाद घी डाल दिया करते थे बहुत ज़्यादा, और फिर जब वो औरत चिल्लाती थी ना, भागती थी जब उसमें आग लगती थी, तो ये लोग डंडे से उसको मारते थे, और वहीं पे जब तक वो जल नहीं जाती थी उसको डंडे से मार के और फोर्सफुली उसको क्या करते थे, वहीं बिठा के रखते थे उस चिता में। तो पहले तो इंसान, एक इंसान है बेचारा, दुख में है पहले से, और 4-5 लोग डंडे से मार के उसको किसी जगह पे बिठा रहे हैं, शांत कर रहे हैं, तो अब इसी बात पे बेचारी हार जाएगी, और क्या होता है इसके बाद सडनली उसकी डेथ हो जाती थी। तो ये सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। ब्राह्मण अलग अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं, जय माता सती चिल्ला रहे होते हैं लोग, कुछ लोग फूल बरसा रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है कि इसी तरीके से जो ब्रिटिश है उसने अपने टेक्स्ट में लिखा है कि किस तरीके से सती प्रथा को यहाँ पे हिंदुस्तान में फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सती प्रथा आपको समझ में आ गई। यहाँ पे देखो मैंने एक इमेज लगाई हुई है, ये जो चोटीधारी लग रहे हैं ना ये आपको, ये सारे के सारे ब्राह्मण्स हैं। ठीक है, इन्होंने ठेका उठाया रखा है पूरे समाज का कि हम ही नियम कानून बनाएंगे, हम ही जो कहेंगे वही सत्य है, और हमारी राह पे चलो तभी आपका भला होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इनकी देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल ओरिजिन देखेंगे कि आखिर ये वर्ड आया कहाँ से ये उठा है। सो द टर्म सती कम फ्रॉम संस्कृत वर्ड फॉर अ वर्चुअस वाइफ। तो मैंने आपको बताया था, जो हमारे सबसे ज़्यादा एंशियंट टेक्स्ट हैं
एंशिएंट जितनी बुक्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो एक बहुत ही पुरानी लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। और संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो बड़े लोगों की लैंग्वेज मानी जाती थी, मतलब विद्वानों की, जो स्कॉलर्स होते थे सोसाइटी में, प्राइमरीली ब्राह्मण्स ही होते थे। मैं ब्राह्मण्स का नाम इसी लूँगी क्योंकि ब्राह्मण्स ने ये टीचिंग्स पे अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश की थी। उनका ये मानना था कि जो सारे सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस हैं या फिर जितने भी वर्ण हैं, जिनको हम जाति सिस्टम कहते हैं, उनको भगवान ने बनाया है और कुछ काम करने के लिए। उनका पर्पज़ है कि आप ये काम करोगे, आप वो काम करोगे, और सारे लोग मिलके हमारी सेवा करेंगे, हमें सर्व करेंगे। मतलब देखो, नियम कौन बना रहा है और कौन अपने लिए फ़ायदा इकट्ठा कर रहा है, सबको पता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सती का मतलब होता है वर्चुअस वाइफ। वर्चुअस वाइफ का मतलब होता है जो नारी अपने आप को अपने पति के लिए हमेशा समर्पण रहे, ठीक है, हमेशा उसके लिए ही जिए, उसके लिए ही मरे, ये सब काम करते हैं, ठीक है। एंड द अर्लीस्ट रेफरेंसेस देखने को मिलता है, रेयर मेंशन इन ऋग्वेद बट जनरली सिम्बॉलिक। ऋग्वेद में अगर हम बात करें, ऋग्वेद हमारे सबसे एंशंट वेदास हैं, सबसे एंशंट टेक्स्ट हैं, रिलीजियस टेक्स्ट, तो उसमें हमें ऐसा मेंशन देखने को मिलता नहीं है कि कोई भी औरत सती हुई होगी। अगर हम ऋग्वेद की स्टडी करें, ऋग्वेद को समझें, तो ऋग्वेद के टाइम में इक्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी। सारे लोग एक समानता की बात करते थे, नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते थे, और कोई भी ऐसे बर्थ के बेसिस पे प्रोफेशन डिफाइन नहीं था। तो ये सारी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो ऋग्वेद में थी। लेकिन लेटर जब वैदिक पीरियड आया, उसमें ये सारी चीज़ें एकदम से उलट पुलट हो गई, अपोजिट हो गई। कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। कुछ जो सवर्ण थे, जो ऊंची जाति के लोग थे, उन्होंने कुछ चीज़ों पे मोनोपोली कर ली, जैसे कि टेक्स्ट पे मोनोपोली कर ली, भाषा पे मोनोपोली कर ली, कुछ वाटर रिसोर्सेज पे, लैंड पे, इन सब की, ठीक है। तो जो हम पीरियड देखते आ रहे हैं ऋग्वेद के बाद, वो सब डिजेनरेट होता जा रहा है, मतलब सब गंदा शंदा होता जा रहा है, क्योंकि लोगों ने इतने ईवल प्रैक्टिसेस उसमें इंक्लूड कर दिए हैं भगवान के नाम पे। सीरियसली बता रही हूँ, मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रही हूँ, भगवान कुछ नहीं करते हैं, सब इंसान करते हैं। जितना भी ये बना रखा है, ये आडंबर वगैरह, सब इंसान ने बनाया, भगवान ने कुछ नहीं किया है। अगर आप किसी भी उसकी बात करें, महापुरुष की बात करें, चाहे वो कृष्ण जी की बात करें या फिर राम जी की बात करें, तो इन लोगों ने हमेशा इस सोसाइटी के अपोजिट काम किए हैं। उन्होंने वो काम किए हैं जो सही हैं, उन्होंने वो काम नहीं किए हैं जो सब लोग मान रहे हैं, या जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं जिनका आईक्यू इतना अच्छा नहीं है, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया उन्होंने। उन्होंने समाज के जो नियम्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको तोड़ के काम किया है, ठीक है। तो इन लोगों ने इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट करके गए हैं हमारी हिस्ट्री में, बट इंसान को उनसे समझना नहीं है, सीखना नहीं है। जो बस चली आ रही है प्रथाएं, उनको अपने कल्चर के नाम पे, ट्रेडिशन के नाम पे बस चलते रहने देना है। इसको कोई रैशनल तरीके से सोचते नहीं है, ये चीज़ सही है कि गलत है, और यही सारी चीज़ सदियों से चली आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि ऋग्वेद में ऐसा कोई मेंशन नहीं दिया गया है सती प्रथा का, होगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद पीरियड में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सब इक्वालिटी पे बात करते थे, सब नॉन डिस्क्रिमिनेशन पे बिलीव करते थे, सब प्रोफेशनल थे, ठीक है, अपने अपने काम में थे, जो जिसको जैसा काम आता था वो काम करता था, कोई बर्थ के अकॉर्डिंग उनका काम डिसाइड नहीं था, ठीक है। एंड द फर्स्ट एपिग्राफिक एविडेंस जो हमें देखने को मिलता है सती का, वो मिलता है ईरान इंस्क्रिप्शन से, ठीक है, जो 510 CE में लिखा था, विच रिकॉर्ड द सेल्फ इमोलेशन ऑफ अ विडो ऑफ गुप्ता पीरियड और द गुप्ता जनरल। तो देखो, ये क्या मिलता है हमें, सबसे पहला एपिग्राफिक क्या होता है, एपिग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जो किसी चीज़ पे लिखा हो, ठीक है। जब चाहे किसी भी उस पे हार्ड सरफेस पे जब कोई चीज़ें लिखी होती है, पहले तो प्राइमरीली उन्हीं चीज़ों पे लिखी जाती थी, क्योंकि पेपर का डेवलपमेंट इतना हुआ नहीं था कि हर किसी के पास अपनी पर्सनल डायरी हो, वो चीज़ें लिख रहा है। तो क्या होता था, इन सारी जब बहुत ज़्यादा रेयर मूवमेंट हो जाते थे कुछ, तो जो लोग इस सब की लिखाई जानते थे या फिर जो पढ़ना लिखना जानते थे, तो वो सारे लोग क्या करते थे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते थे उनको मेंशन करके रखते थे, और वो रिकॉर्ड अब तक सर्वाइव कर चुके हैं, और उन्हीं के बेसिस पे हम हिस्ट्री को क्या करते हैं, हिस्ट्री को पूरे तरीके से एक चेन में पिरोते हैं, ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो हर चीज़ की, कि कौन सी चीज़ कब हुई, कौन सी नहीं। तो जो ईरान इंस्क्रिप्शन है जो 510 CE में लिखा है, उस पर पता लगता है कि जो गुप्ता जर्नल थे, गुप्ता पीरियड टाइम की बात कर रहे हैं, तो होंगे कोई महान जर्नल, ठीक है, उनकी वाइफ ने अपनी इच्छा से अपने आप का दाह संस्कार किया था, ठीक है। मतलब वो सेल्फ इमोलेशन का हमें केस देखने को मिलता है। ये केस इतना रेयर होगा उस टाइम, इतना रेयर होगा कि इसका एपिग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किया गया, ठीक है। अगर ये चीज़ कॉमन होगी सोसाइटी में कि सारे लोग कर रहे हैं, तो ये हो सकता है मेंशन ना की जाती हो। ये इसलिए मेंशन की गई है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा
क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ये ऐसा काम पहली बार हुआ है। साथ में हो सकता है भाई उसकी बीवी उसको ज़्यादा प्यार करती होगी, तो वो उसके बिना जी नहीं पा रही होगी, तो उसने फिर वही रास्ता चुन लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वैदिक एज में। वैदिक एज में क्या होता है, विडो रिमैरेजेस वॉज कॉमन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी। देखो मैंने आपको भी बताया था कि जो ऋग वैदिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी हैं, कोई भी ईवल नहीं है सोसाइटी में, सारे इक्वलिटी पे विश्वास कर रहे हैं और गॉडेसेस को बहुत ज़्यादा मान रहे हैं। मतलब लेटर पीरियड में आप देखोगे जितने मेल डिटीज़ हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन जो ऋग वैदिक पीरियड है उसमें क्या होता है, जो गॉडेसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा महान माना जाता है। ठीक है, इसलिए महान माना जाता था क्योंकि हम एज अ विमेन रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इस सृष्टि को चला रहे हैं, माता के रूप में, बहन के रूप में पूजनीय ही मानी जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिंबल बनाया गया था, एक प्योरिटी का, डिवोशन का। ठीक है, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो वैदिक सोसाइटी में और द ऋग वैदिक पीरियड में हमें विडो रीमैरिजेस के साइन मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन थी। मतलब जो लोग विधवा हो जाती थी उनकी दोबारा शादी हो जाती थी और दोबारा से वो एक गृहस्थ जीवन में चली जाती थी। ठीक है, एंड इंडिकेटिंग सती वॉज नॉट वाइड स्प्रेड देन। और इससे हमें पता लगता है कि सती जैसी उस टाइम कोई प्रथा नहीं थी, कोई नहीं जानता था कि सती होना क्या होता है, क्या नहीं होता है, या फिर जो पत्नी या फिर जो पति ख़त्म हो गए हैं, डेथ हो गई है उनकी, तो पत्नी को क्या होना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए उसी के साथ सो जाना चाहिए। ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। ठीक है, ये तो बाद में आके पता नहीं किसके दिमाग में आई, क्या आई, तो उसने ये सारी चीज़ें बना ली। अगर आप किसी एक चीज़ को अगर इसका दोषी मानोगे वो भी गलत है। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि बहुत ज़्यादा जो मुगल्स थे उनके टाइम पीरियड में ऐसा हुआ इसलिए वो किया, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये चीज़ हुई, प्रिवलेंट हुई, लेकिन कर कौन रहा है, आप ये चीज़ देख रहे हो, मेल्स कर रहे हैं। फिर कुछ केसेस तो हमें ऐसे देखने को मिलते हैं वहाँ मुगल भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तब भी मतलब तब भी उनको सती होना पड़ रहा है। तो ये प्रेशर फिर कौन क्रिएट कर रहा है, वो तो भाई हमारा समाज क्रिएट कर रहा है। और समाज में कौन है, हम लोग हैं, हम कॉमन पीपल हैं। तो अगर आप ऐसी सारी चीज़ों की अगर किसी और पे चीज़ें डालोगे तो वो चीज़ गलत है भाई। जब आपने कुछ गलत काम किया है तो उसका आप गिल्ट लेने के लिए भी तैयार रहने चाहिए। फिर हम इसका एवोल्यूशन देखेंगे, ओवर द टाइम पीरियड कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, क्या इसमें जो सती प्रथा थी वो बंद हो गई कि और भी ज़्यादा आगे चल के बहुत बड़ा हैवक क्रिएशन लेने लगी, या फिर ये यहीं पे दब के रह गई। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड की हम बात करेंगे, जो 4th सेंचुरी टू 6th सेंचुरी का पीरियड है। स्पॉरेडिक इंस्टेंसेस एसोसिएटेड विद लॉयल्टी एंड ऑनर। इसको क्या बताया गया, इसको बताया गया कि जो लोग या फिर जो स्त्री ऐसा काम करती हैं वो बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान की रक्षा करने वाली होती हैं। मतलब अपना गौरव, अपना सम्मान बचाने के लिए ऐसी औरतें काम करती हैं और अपने पति के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होती हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मरे हुए इंसान के साथ मर जाने में कौन सी लॉयल्टी होती है। मतलब आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, बट स्टिल सोच के देखो, मतलब जो इंसान चला गया जिसके अंदर से एकदम शक्ति चली गई, एनर्जी थी, वो यूनिवर्स में पहुंच गई है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा इंसान मर रहा है, जिसकी ना एज हुई है, ना जिसका ना कोई डिसीज़ है, ना जिसको जो मेंटली इतना परेशान है कि भाई उसका पति चला गया, उसको खुद मरना पड़ रहा है, और तुम उसको कह रहे हो कि अरे ये तो लॉयल्टी का साइन है, करो। अगर ये लॉयल्टी का साइन है तो हमें ऐसा क्यों देखने को नहीं मिलता है किसी भी हिस्ट्री में कि जो लॉयल्टी दिखाने के लिए अपने वाइफ के प्रति हस्बैंड ने भी ऐसा किया हो, ये क्यों नहीं मिलता है। अगर ऐसा नहीं मिलता तो आप सिंपल सी क्वेश्चन सोचो, अगर ऐसा नहीं मिलता तो ये चीज़ हस्बैंड ने ही बनाई है ताकि उनके मरने के बाद उनकी पत्नियां उनके साथ जा सकें, क्योंकि हम तो मर गए लेकिन हमारी बीवियां हमारे पीछे ऐश करेंगी, तो वो उनको गवारा नहीं है। इससे बेटर है कोई ऐसा सोसाइटी में स्ट्रक्चर बना दो जिसके साथ साथ हमारी बीवियां भी हमारे साथ ऊपर चला करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये गुप्ता पीरियड की बात कर रहे हैं, मतलब एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं। देन उसके बाद हम मिडवल पीरियड में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बिकेम मोर प्रिवलेंट अमंग राजपूत ड्यूरिंग फ्रीक्वेंट वॉर एंड मुस्लिम इन्वेजन्स। तो जब मिडवल पीरियड आता है जिसमें आप दिल्ली सल्तनत की बात करते हो, मुगल्स की बात करते हो, इधर राजस्थान में जो राजपूत राजा हैं उनकी बात करते हो, तो ये क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा इन जो राजपूत राजा हैं इन लोगों में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो गई थी ये प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे जब भी वॉर होते थे और मुस्लिम इन्वेजन्स होते थे तो क्या करती थी, यहाँ की औरतें, रानियाँ अपने आप को अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से मर जाया करती थी। जौहर जिसको कहते हैं, हम सिंपल सी भाषा में बताएं तो जौहर कर लेती थी, सारी की सारी मर जाती थी। अगर इसकी एक अच्छी सी पद्मावती किसी ने मूवी देखी है, वो दीपिका पादुकोण की है, उसका लास्ट सीन दिखाया गया है, उसमें वो इतनी सारी औरतें इकट्ठी जौहर कर लेती हैं। एक बहुत बड़े से एरिया होता है, ओपन एरिया, उसमें आग जलाती हैं और सारी की सारी उसमें कूद जाती हैं और मर जाती हैं। और देखो मिडल पीरियड में क्या होता था, जब ये
इन्वेजन्स होते थे, ठीक है, दूसरे जो इन्वेडर्स होते थे, जब दूसरे किसी की टेरिटरी में घुस के लूटपाट करते थे, वहाँ के राजा को हरा दिया करते, तो वहाँ से जो रानियाँ होती थी सुंदर खूबसूरत, उनको अपने साथ ले जाया करते थे और एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री उनको अपने हरम में रखते थे या फिर अपनी जहाँ पे उनकी पर्सनल रानियाँ रह रही हैं, पर्सनल फैमिली रह रही है, वहाँ रखते थे। ऐसे हमें इतिहास में कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखो, इतिहास में आप अगर बात करो ना, तो हमेशा औरतों को इस्तेमाल किया गया है, हर चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है। कोई तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर है, वो तुमसे अगर तुम्हें लड़ाई करने आ रहा है और तुम्हें पता है कि तुम हार जाओगे, पक्की हार जाओगे, तो पता है क्या करते थे रूलर्स? अपनी बेटी को, अपनी बुआ को उसकी शादी करवा दिया करते थे, जिससे क्या होता है उनमें अलायंस हो जाती थी, संधि हो जाती थी। और जब आपके उसके रिश्तेदार बन गए हो तो आप उनके आगे सर झुका लेते थे और वो कभी भी आपका खतरा नहीं बनते थे। ना कभी आपके एरिया में आके आपसे लड़ाई करते थे, ना ही कभी आपको डेथ थ्रेट देते थे। तो ये सारी चीज़ें फिर ख़त्म हो जाती हैं जब आप एक बार उनके रिलेटिव बन जाते हो। तो मैं बता रही हूँ, हर जगह भाई, हर जगह ऐसे यूज़ किया जाता था उन्हें। कहीं भेजना हो तो, और गिफ्ट, एज अ गिफ्ट भी विमेंस को भेजते थे कि हाँ तुम उनके दरबार में चले जाओ, चाहे वो कुछ भी पर्सनल उनकी रानी हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब होता था। अगर ये मत कह देना कि ये हिंदुओं में नहीं होता, हिंदुओं में भी बहुत चढ़ बढ़ के होता था। एक रानी के बाद दूसरी रानी, दूसरे के बाद तीसरी रानी, बहुत सारी होती थी। मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा कॉमन थी ये चीज़ें, लेकिन हिंदू भी इन चीज़ों से अलग नहीं हटे थे। राजपूतों में बहुत सारी रानियाँ होती थी, मराठाओं में बहुत सारी रानियाँ होती थी। मतलब मेल डोमिनेंट सोसाइटी अभी से नहीं है इंडिया में, पूरे सालों से रही है, बरसों से रही है। उन्होंने खूब ऐश किए है, खूब मज़े मारे हैं। मतलब और जो ऑपरेशन हुआ है, जो सब्जुगेशन हुआ है, वो सिर्फ विमेंस के साथ हुआ है। उनकी कंडीशन बहुत ख़राब की गई है। इसीलिए आप प्रेजेंट डे विमेंस को देखोगे, वो इसी चीज़ को आज़ादी समझती हैं, घर से बाहर रहना, लेट नाइट पार्टी करना, ये सब करना। बट मुझे नहीं लगता ये चीज़ें, अगर आपको कभी लाइफ में मौका मिले अपनी किस्मत बदलने का, देन भी मेक श्योर कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाओ, बहुत ज़्यादा ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाओ कि तुम्हारे नीचे लोग काम करें। और कभी भी एरोगेंट तो तुम बनो ही मत। ज़रूरी नहीं है कि हम, अगर जो हमारे साथ हुआ इतिहास में गलत, वो भी हम मर्दों के साथ गलत करें, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। जब आपको मौका मिल रहा है तो भाई पढ़ो लिखो, ज्ञानी बनो, स्कॉलर बनो। तो सिंपल सी बात यही कहूँगी, क्योंकि जो तुम नॉलेज से किसी को डोमिनेट करते हो, वो फिजिकली डोमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है? एंड लिंक विद जौहर, तो इन सब चीज़ों को किससे लिंक किया जाता था? जौहर से लिंक किया जाता था। जौहर क्या होता था? मास सेल्फ इमोलेशन बाय द विमेंस ड्यूरिंग सीज टू अवॉइड कैप्चर। तो ये लोग इकट्ठी, बहुत सारी औरतें क्या होती थी, मिलके जौहर करती थी, ठीक है? ये क्यों करती थी? ताकि ये जो कैप्चर कर लेते थे विमेंस को, दासियों को, इन सब से बच सकें। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ रानियों को, भाई रानी, दासी वासी सबको पकड़ ले जाते थे वो, फिर अपने महल में जाके रखते थे। कुछ को सेविका बना देते थे अपनी खास खास रानी के लिए, और जो खूबसूरत पत्नियां होती थी उनको क्या है, अपनी पत्नियां बना लिया करते थे। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये लोग जौहर का ही तरीका चुनती थी और जौहर कर लेती थी। और इनके जो हस्बैंड होते थे, जो राजा होते थे, वो भी इस एक्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। वो खुद कहते थे कि अगर बाई चांस युद्ध में हम मारे जाएं तो तुम जौहर कर लेना। और पहले की देखो, ऑनर सबको प्यारा होता है, अभी की बात नहीं है, पहले की बात नहीं है। अगर आपके ऑनर के साथ कोई खेले, आपकी बॉडी के साथ कोई खेले, तो आपके अंदर खुद एक बहुत गंदी सी एक अपने ही प्रतिभावना आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को ना झेलो एकदम से। तो क्या होता था, वो पत्नियां सोचती हैं ये जीवन ही ख़त्म कर दो इससे अच्छा, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा जिल्लत की ज़िंदगी होने वाली थी। क्योंकि उन जो रूलर्स या फिर जो किंग्स होते हैं, जो इन्हें कैप्चर करके ले जाते थे, कोई इनसे इमोशनली अटैच तो होते नहीं थे, जो इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार से रखें, इनकी बहुत कंडीशन ख़राब कर दिया करते थे। तो इससे अच्छा ये लोग मरना मरना ही सुटेबल समझती थी। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कि जो सती की जो प्रथा है, जो सेल्फ एमोलेशन की प्रथा है, वो कहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंट थी? राजपूत लोगों में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी। और जो राजपूत है, ये पूरे राजस्थान जो एरिया हम देखते हैं प्रेजेंट डे, तब उस टाइम ये पंजाब और हरियाणा नहीं थी, इन पूरे एरियाज़ में था, ठीक है? ये जैसलमेर, बाड़मेर में अगर आप कभी घूमने आते हो तो बड़े बड़े से आपको महल दिखते हैं, जो अभी रिजॉर्ट बन गए हैं, रेस्टोरेंट बन गए हैं। कभी पुराने टाइम में इनमें बहुत बड़े बड़े राजा रतन सिंह, मान सिंह, ये सारे लोग रहते थे, ठीक है? ये रूल क्या करते थे वहाँ से। अब हम देखेंगे कि लेट मिडवल पीरियड में इसकी क्या कंडीशन हुई, क्या चीज़ें बदली कि नहीं बदली, या फिर चीज़ें वैसी की वैसी रहीं। तो लेट मिडवल पीरियड में और कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स यहाँ आ गए, तो क्या कोई चीज़ ऐसी थी जो सुधरी यहाँ पे, कि वैसे ही कंटिन्यूटी चलती रही, लोग वैसे ही काम करते रहे, सती सती लोग होते ही रहे?
तो वो हम समझें, क्योंकि देखो आप अगर ब्रिटिशर्स की बात करो तो वो हमेशा अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, हम बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट हैं, हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, हम इक्वालिटी की, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। तो चलो ठीक है भैया, फ्रेटर्निटी की बात करते हो, आपने इंडिया को 200 साल तक अपनी कॉलोनी बना के रखा, तो समाज में कुछ तुमने सुधार लाए नहीं लाए, मतलब जैसा चल रहा था वैसे चलने दिया, कि कुछ तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन रहा कि आज हम जिसको याद करके हंस सकें कि हाँ भाई ये चीज़ हमें ब्रिटिशर्स की देन है। तो बस वो चीज़ समझने वाले हैं कि हमें ब्रिटिशर्स ने इस मुद्दे पर कुछ काम किया या नहीं किया। दे ऑब्जर्व मेनली अमंग अपर क्लासेस, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजपूत। देखो मैंने फिर आपको बताया कि जो सती प्रथा थी वो अपर क्लासेस में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट थी, जिसमें ब्राह्मण्स और राजपूत पहले नंबर पे आते थे। क्योंकि अगर छोटी जाति की बात करोगे तो बेचारे इतने गरीब होते थे छोटी जाति वाले, उनके लिए पेट भरना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता था। ऐसा नहीं है कि वो उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें हैं कि हम राजा बनेंगे, हमारा बेटा सेनापति बनेगा या कमांडर इन चीफ जिसे कहते हैं वो बनेगा, ऐसी इनके अंदर कोई ऐसी इच्छा जाहिर नहीं होती थी। इनका खाना पीना, खेत में काम करना यही बहुत था। तो जब खेत में ये लोग काम कर रहे हैं तो औरतों को भी मौका मिलता था खेत में जाने का, ठीक है, अपने मेल जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ काम करने का। तो जो छोटी जात की जो औरतें थी उनको सम काइंड ऑफ लिबर्टी थी, ठीक है, वो जंगल में जाके लकड़ियाँ काट रही हैं, बच्चे को पाल रही हैं, गाय भैंस हैं उनका दूध निकाल रही हैं, ये सब कर रही हैं। लेकिन जो अपर क्लास की जो वुमेन्स थी, जो बहुत ज़्यादा थोड़े से पढ़े लिखे थे और थोड़े से कहते हैं कि वेल्दी जो पीपल थे, उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा क्या थे, बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे सोसाइटी में। हमेशा क्या है, अपने आप को ढक के रखती थी, कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, कभी अपने घर में जो उनके जो मेल्स होते थे घर में उनके सामने कभी नज़र उठा के नहीं देखती थी, धीरे बोलती थी, घर की जो होती ना जो दहलीज जिसको बोलते हैं उसको कभी नहीं लांघती थी, कभी नहीं जाती थी। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एक सिंबल बन गया कि अच्छी लड़कियाँ, जो अच्छी लड़कियाँ या अच्छी औरतें होती हैं वो हमेशा घर में रहती हैं, और जो मेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर काम करते हैं। तो इस तरीके का जब एग्जाम्पल सेट हो गया तो वो भाई क्या सिखाएंगी, जब उन्हें पढ़ने लिखने दिया नहीं जा रहा है, तुम्हें सिर्फ 2 वक्त का खाना दिया जा रहा है और इतना रहने के लिए दिया जा रहा है कि तुम हमारी सेवा करो, हम तुम्हें खाना देंगे और इसके बदले में तुम्हें खेत में जाके काम करने की ज़रूरत नहीं, इतनी उनको सुविधा दी जा रही है। तो जो आप खुद सोचो, एक ऐसी औरत अपने आने वाले बच्चों को, जो खुद एक जो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसे क्या सिखाएगी? ऑब्वियस सी बात है, उसको भी वही सिखाएगी। उसको बताइए कि बेटा अच्छी औरत क्या होती है, उसको बताइए कि अच्छी औरत सती हो जाती है, अच्छी औरत बड़ों से नज़रें झुका के बात करती है, अच्छी औरत पढ़ती नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये माँ से बेटी में ट्रांसफ़र हुआ। जब बेटी अडल्ट हुई, वो माँ बनी, देन वो आगे ट्रांसफ़र हुआ। तो ये जो हमने देखा सुपरस्टिशन का पूरा चेन है, अंधविश्वास लोगों में फैल रहा है, कोई 1 साल 2 साल नहीं, ये हज़ारों साल से क्या है, बुद्धि जो हमारी होती है, जो हमारा माइंड है उसको कंट्रोल किया जाता है। देन हम जो अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं बॉडीली, और अपने अपने सोल को कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन में भेजते रहते हैं, ट्रांसफ़र करते रहते हैं। अगर आज मेरी सोच बहुत अच्छी है, सुनना, अगर आज मेरी सोच बहुत अच्छी है, मैं अच्छे तरीके से सोचती हूँ, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि ये सोच मेरे बच्चों में आए, ठीक है, वो भी सोचेंगे कि हाँ हमें दूसरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हमें हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं एज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, उन्हें भी पता होने चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यहीं पे अगर आप एक ऐसी औरत को, ऐसी लड़की को आप मान लो जिसको पता ही नहीं है कि समाज में क्या चीज़ें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं क्या नहीं है, और वो ऐसी ही है, मतलब उसको पढ़ाई लिखाई से भी कोई मतलब नहीं है, उसको खाने वाने से मतलब है, तो उसके आने वाली जनरेशन भी सेम उसकी जैसी होगी और उनका समाज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। देखो ज़िंदगी सब जीते हैं, जानवर भी ज़िंदगी जी रहे हैं, इंसान भी जी रहे हैं, लेकिन एक ज़िंदगी जैसे होती है ना, जो लाइफ दैट वी वांट, एक अच्छी ज़िंदगी जियो, कुछ करके जाओ लाइफ में, वो ज़िंदगी कहलाई जाती है, ठीक है। तो ये अपर कास्ट की जो विमेंस थी जितनी भी, उनमें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है सती प्रथा को, उन्होंने बहुत ज़्यादा चढ़ाया बढ़ाया था। और ये जो ब्राह्मण्स थे भाई, ये बहुत ज़्यादा वैसे लोग थे, इन ये कह देते हाँ ये होगा तो वही होगा, क्योंकि इनकी बात सारे लोग मानते थे, और जो नहीं मानता था भाई उसको तो राजा मार दिया करते थे, क्योंकि ब्राह्मण्स की पोजीशन को सबसे ऊपर रखा गया था, जो क्षत्रिय होते थे, राजपाट संभालते थे, उनसे भी ऊपर।
एंड द बंगाल प्रेसिडेंसी रिकॉर्डेड हाई नंबर ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, प्रेसिडेंसी का मतलब क्या है, जो 3 बड़ी बड़ी यूनिट्स बनाई थी, कॉलोनीज बनाई थी ब्रिटिशर्स ने। कॉलोनीज नहीं, मतलब एक इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने क्या किया, अपने अंडर कंट्रोल में लिया है। इंडिया कितना बड़ा है, तो इंडिया को किसी एक जगह पे बैठ के तो रूल तुम नहीं कर सकते, बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहाँ कहाँ बनाई थी, कहाँ कहाँ बनाई थी इसमें आपको बंगाल देखने को मिलता है, ठीक है, बम्बई देखने को मिलता है, और एक देखने को मिलता है बम्बई बंगाल को ही, और एक मद्रास, ठीक है। ये अपने सेंटर बनाए हुए थे उन्होंने, और इन सेंटर से इन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने को देखा। को 18th और 19th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा इन्हें केसेस देखने को मिलते हैं सती के। कहते हैं कि कुछ 100 साल के अंदर, कुछ ज़्यादा एवरेज नहीं, कुछ 2000 या 2-2,500 का हमें देखने को मिलता है कि ये इतनी सती हुई थी। ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कहाँ कौन कौन कैसे हुआ था, कितनी हुई थी, ये कोई भी नहीं जानता, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाती है वो हमेशा कम ही रहती है, लेकिन एक्चुअल चीज़ या एक्चुअल आई विटनेसेस होते हैं, वही सच बात होता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था और कितनी चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे एवोल्यूशन आपको समझ में आएगा, कैसे इवॉल्व हुई सती प्रथा, कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी हैं। अब आगे हम देखेंगे कॉजेज ऑफ सती, क्या क्या ऐसे कारण रहे हैं जिससे सती कर लेती थी लोग, ठीक है। और उनको भी मज़े आते थे कि हाँ भाई, हमें एक समाज में बहुत बड़ा स्टेटस दिया जा रहा है, हमें देवी के माफिक माना जा रहा है, और हमें फिर एकदम से पति के साथ जाना है, पति से करना है, ये सब चीज़ें। तो इसमें देखो, रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन बहुत बड़ी चीज़ निभाती है, जिसमें रॉन्गफुल रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स लाइक धर्मशास्त्र एंड स्मृति। देखो आप अगर किसी से ना गलत काम करवा दो और उससे बोलो कि नहीं नहीं ये काम सही है क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, या फिर ये हमारे वेदों में लिखा है, तुम करो करो करो, अगर आप इंसान हो तो ये कर दोगे, वो इंसान कर देगा। भाई धर्म के नाम पे लोग आजकल क्या क्या कर रहे हैं वो सब जानते हो, सब बहुत अच्छे से जानते हो। तुम लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, मे बी आप ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, जो लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हैं, और जो बैकवर्ड सेक्शन है, सबसे ज़्यादा मैं बात करूँगी बैकवर्ड सेक्शन की, ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस चीज़ों में पड़े हुए हैं। इनको किसी चीज़ से क्वेश्चन नहीं करना, इनसे अगर कह दिया कि ऐसा लिखा है तो उनके लिए ये पत्थर की लकीर हो जाती है कि ऐसा लिखा है। ये कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करते कि हम खुद जाके देखें कि ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है। इनके हाथ में फ़ोन है लेकिन कभी गूगल नहीं करते, इनके हाथ में किताब है लेकिन कभी खोल के नहीं देखते, इनका दिमाग है लेकिन कभी सवाल नहीं करते। तो ये कुछ लोग हैं समाज में ऐसे, जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को अभी तक हमने छोड़ा ही नहीं, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे लोग रहते हैं, फिर ऐसे लोग क्राइम कर देते हैं, फिर कुछ बड़े लोग या बाबा टाइप के लोग होते हैं वो इन्हें डिफेंड करते हैं कि इन्होंने ये ऐसा काम कर दिया तो इसमें गलती ना जो मरा है या फिर जिसके साथ गलत हुआ है उसने की होगी। तो इसलिए क्या है, ये मिस इंटरप्रिटेशन है। ये किसी चीज़ को जब आप गलत तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट कर दोगे, जो अनपढ़ है, गंवार है, जो पढ़ने में रुचि नहीं रखता, तो उसके सामने जब ये प्रेजेंट कर दोगे तो उसको तो वही सच लगेगा। तो इस तरीके से क्या है, धर्मशास्त्र में और स्मृति में इसका बहुत गलत तरीके से बताया गया है कि ऐसी जो औरतें होती हैं जो अपने पति के साथ मर जाती हैं, वो स्वर्ग में जाती हैं, वो पूजनीय होती हैं, उन्हें देवी सती कहते हैं, उनके लिए समाज में बहुत बड़ी जगह होती है, और उनका बोलबाला होता है चारों तरफ, वो एक एग्जाम्पल सेट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब कोई पढ़ पढ़ के सुन सुन के बड़ा होगा तो उसके दिमाग में यही होगा कि हाँ, एक अच्छी औरत वही होती है जो अपने पति के साथ अपने देह को त्याग देती है या मर जाती है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो कुछ होते हैं ना कि भाई हमें भी मर जाना है पति के साथ, ये करना है वो करना है, तो वो उसको ग्लोरीफाई करते हैं, सुनते आ रहे होते हैं कहानियों में, तो इनको ये चीज़ फिर गलत नहीं लगती है। कुछ कुछ अपनी स्वेच्छा से बैठ जाती हैं और फिर तड़प तड़प के मर जाती हैं, मारी जाती हैं बेचारी। दूसरा देखो क्या है, पेट्रियार्की। पहला क्या है, रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन को आपने समझ लिया कि हम क्या करते हैं, जो हमारा धर्म है उसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के बता देते हैं कि यही हमारे धर्मों में लिखा है, और हम वैसे ही चीज़ों को मान लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक कॉज बन जाता है सती को मानने के लिए। दूसरा क्या है, पेट्रियार्की। पेट्रियार्की मतलब होता है पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है विमेन सीन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड, विडोहुड हैज़ कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस। जो औरतें होती हैं उनको प्रॉपर्टी समझा जाता है हस्बैंड की, जो पति होते हैं वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, उनको मार पिटाई कर सकते हैं, खाने में नमक कम है तो उन्हें बेल्ट से मार सकते हैं, मतलब उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी, समझ रहे हो, और करते भी थे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुक में लिखी हैं ये बातें हैं हवा हवाई। आप अगर प्रेजेंट डे अपना
खुद देखोगे प्रेजेंट डे में, तो आप देखोगे कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी आसपास चीज़ें हो रही हैं, तो उनका मेन कॉज कौन है? मेल है। सब कुछ उन्होंने बनाया है अपनी मर्जी से, लेकिन चीज़ें अब क्या है, थोड़ी सी बदल रही हैं। विमेंस को थोड़े राइट मिल रहे हैं, वो अपनी पसंद से शादी कर सकती हैं, अपनी पसंद से रह सकती हैं, अपने लिए कुछ कंफर्टेबल चीज़ें मांग रही हैं। तो क्या है, ये मेल्स को बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब लग रही हैं और वो कहते हैं कि हमारा कल्चर डिक्लाइन हो रहा है, हमारा ट्रेडिशन मर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सही बात तो है कि हम कल्चर की ही तरफ जा रहे हैं। जो हमारा ओरिजिनल कल्चर था, जो हमारा ऋग्वेद कहता था, हम उसी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर बात ये भी है कि जिन लोगों ने इस इक्वालिटी को और इन सारी चीज़ों का जो मिसकंसेप्शन बना लिया है, वो चीज़ भी गलत है। अगर तुम्हारे साथ इतिहास में गलत हुआ है, तुम्हारे साथ प्रीवियस चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं, तो वो उसका रिवेंज लेते हैं। भाई रिवेंज नहीं लेना होता है हर चीज़ का, कब चीज़ों को छोड़ देना होता है, आगे बढ़ जाना होता है, अपनी लाइफ को फिर से रिस्टार्ट करना होता है। ठीक है। तो पेट्रियार्की को सपोर्ट करने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, तो क्या होता था, इसको बहुत ज़्यादा एक कॉज माना गया सती को, सती प्रथा को, जिसमें हस्बैंड क्या करते थे, अब हस्बैंड ही फोर्स क्या करते थे, और हस्बैंड के मर जाने के बाद उसकी फैमिली तो भाई उस विडो को जीने नहीं देती थी, सास ताने देती थी, ननद ताने देती थी, तो उससे वो ना मरना ही प्रेफर करती थी और ये बोलती थी कि मेरा बेटा मर गया, तूने खा लिया, तू चुड़ैल है, डायन है। तो ऐसे शब्द हमें देखने को बहुत ज़्यादा कॉमन मिलते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि अरे नहीं हमने हमें नहीं देखे, वो नहीं देखे, सब ने देखे। भाई ताने भाई हमेशा से एक औरत को ही पड़े हैं। अगर आज प्रेजेंट डे में बता रही हूँ, सोसाइटी की ये कंडीशन है, अगर कोई औरत डोमेस्टिक वायलेंस में मर भी जाती है ना, तो बाकी के सारे लोग ना उसकी गलती ढूंढते हैं। मतलब एक विक्टिम औरत तब भी नहीं हो सकती जब वो इस दुनिया में नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा हमने सोसाइटी को इतना ख़राब कर दिया है कि वो हमेशा क्या करती है, मेल को बचाने के चक्कर में रहती है, जिसमें सबसे आगे उसके खुद की घर की औरतें आती हैं। एंड विडोहुड वॉज कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस, और जो विधवा लोग होती थी, जो विधवा हो जाती थी औरतें, उनको बहुत ज़्यादा वैसा माना जाता था, बहुत ज़्यादा अनऑस्पिशियस माना जाता, मतलब बोल सकते हैं इसके लिए करेक्ट वर्ड में कह लो इम्प्योर। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्योर मानी जाती थी, उनके साथ कोई रहना पसंद नहीं करता था, उनको एक सफ़ेद साड़ी में अपनी पूरी ज़िंदगी काट देनी थी। और इस टाइम एक बात और मैं आपको शेयर करूँ, सती प्रथा के साथ साथ चाइल्ड मैरिजेस बहुत होती थी, मतलब कि बचपन में ही शादी तय हो जाती थी। और अगर मान लो किसी की शादी हो गई है 5 साल की उम्र में तय, लड़की 5 साल की है, लड़का 6 साल का है, मान लो जब लड़का 7 साल का हुआ और उसकी किसी बीमारी से डेथ हो गई, तो उस लड़की को बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो क्या कर सके, अपनी शादी कर सके बड़े होके। उस लड़की को फिर उस 6 साल पे ही क्या हो जाएगा, वो विधवा हो जाएगी और अपनी पूरी ज़िंदगी, आने वाले 50-60 साल उसको इस विधवापन में ही गुजारने हैं, जिसमें वो चटपटा खाना नहीं खा सकती, वो साड़ी पहनेगी, रोज़ टाइम से उठेगी, नहाएगी, धोएगी, वो जब वो नंगे पैर चलेगी, ठीक है, पैरों में चप्पल नहीं होंगे उसके, और कभी भी वो अपना सर नहीं उठाएगी, मतलब हमेशा ज़मीन की तरफ देख के चलेगी। तो ये कुछ सोसाइटल नॉर्म्स बना के रखे थे लोगों ने, और उन्हें फिर बोझ माना जाता था। ऐसी लड़कियों को, ऐसी औरतों को समाज में बहुत बड़ा बोझ माना जाता था और उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही काटनी होती थी। और उनसे बोला जाता था कि तुमने ज़रूर अपने पिछले जन्म में कुछ खराब कर्म किए हैं, जिसकी सज़ा तुम्हें इस जन्म में मिल रही है। तो ये सारी बातें हैं, देख लो कैसी कैसी बातें हैं, और फिर ऐसे कैसे कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं आप ही लोग, देखो बढ़िया तरीके से। ठीक है, फिर हम थर्ड इसमें की पॉइंट देखेंगे, सोशल स्टिग्मा। विडो फेस आइसोलेशन, डेप्रिवेशन एंड द इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। जो विडोज़ हो जाती थी, जो बेचारी विधवा हो जाती थी, उनको आइसोलेशन फेस करना पड़ता था। आइसोलेशन का मतलब है वो कभी किसी से नहीं मिल सकती। अगर मैं आपको एक प्रैक्टिस बताऊं, तो जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उसमें अगर किसी का हस्बैंड ख़त्म हो जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, तो वो कुछ 40-45 दिन के किसी उस चीज़ पे बैठती हैं जिसमें वो कभी किसी को नहीं देख सकती। मतलब कि वो किसी गैर मर्द को नहीं देख सकती, वो अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकती, अगर शादी भी है उनके घर में तो शादी अटेंड नहीं कर सकती, बर्थडे बर्थडे कुछ नहीं मना सकती, ऐसे इस तरीके से रहना है। हमारे हिंदू धर्म में भी ये रिवाज है, लेकिन अब हम मानते नहीं हैं क्योंकि हम थोड़ा सा मॉडर्न हो गए हैं। हम अपने इन सोशल स्टिग्मा को थोड़ा छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं, क्योंकि हम में थोड़ी बुद्धि आ गई, हम ये क्यों करें, हम क्वेश्चन करने लगे हैं। ऊपर से जब से हमें आज़ादी मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। हमें कहीं भी ऊंच नीच लगती है तो हम बस भाग जाते हैं पुलिस स्टेशन। ठीक है, वहाँ पे पुलिस फिर डंडे बजाती है, फिर सब जितने मेल होते हैं वो आ जाते हैं कंट्रोल में, फिर वो सभी हरकतें नहीं करते हैं। तो आइसोलेशन फेस करना पड़ता था इन सारी विधवा औरतों को, डिप्राइवेशन फेस करना पड़ता था, मतलब लोग इन्हें छोड़ देते, इनके परिवार वाले छोड़ दे दिया करते थे, ताने मार मार के रहा करते थे, और बहुत ही गंदी जिल्लत भरी ज़िंदगी इनकी बना दिया करती थी। तो औरतें फिर सोचती थी कि ऐसी ज़िंदगी से बढ़िया तो मर जाना है, क्योंकि आप मतलब 50-60 साल दुख झेलोगे, इससे बढ़िया है 10 सेकंड का दुख झेलो और बस तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म है। तो इसलिए लोग क्या करती थी, सती हो जाती थी औरतें।
एंड इनसिक्योरिटी, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती थी, कौन उन्हें खिलाएगा, कौन उनका भरण पोषण करेगा, कोई उनको भीख देगा, खाने में नहीं देगा। तो ये बहुत बहुत बेकार कंडीशन थी समाज में। मतलब आप देख लो, सती की प्रथा पढ़ रहे हो, मिडिवल टाइम में पढ़ रहे हो, और कैसी कैसी चीज़ें होती थी। फिर आज अगर वुमेंस को थोड़े राइट मिल जाएं तो मैन है वो मीम्स बनाने लगते हैं विमेंस, और कर लो राइट्स की बात, और दे दो इक्वालिटी। दो चार ड्रम वाले केसेस आ जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे में डर का माहौल है, ये है माहौल। भाई डर का माहौल क्या होता है वो ये देखो। तो मैं तो बस सिर्फ किसी ने, वो चीज़ भी गलत है, बेसिकली मैं कहूँगी गलत है सब चीज़ें, लेकिन तुम ये देखो, किसी को एकदम से मार देना कम पेनफुल है, लेकिन किसी को पूरी ज़िंदगी ऐसे तड़पा के मारना, तड़पा के रखना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। हर एक विडो अपने मौत का इंतज़ार करती थी कि किस दिन उसको मौत है और इन सारी चीज़ों से उसको छुटकारा मिले। ठीक है। एंड द नेक्स्ट टर्म इसमें देखेंगे प्रॉपर्टी एंड द इकोनॉमिक रीजंस होते थे। इसके इकोनॉमिक रीज़न क्या क्या होते थे वो हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो हम इसमें इनके इकोनॉमिक रीजंस को पढ़ेंगे, कौन कौन से इकोनॉमिक रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से भी लोग सती होते थे। लोग नहीं, मतलब औरतें सती होती थी। तो प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस लॉ फेवर्ड मेल लिनेजेस एंड सती प्रिवेंटेड विडो क्लेम्स। तो जो भी प्रॉपर्टी होती थी, जो भी घर में, चाहे एनिमल्स की हो गई प्रॉपर्टी, चाहे लैंड प्रॉपर्टी हो गई, वो सबको किसको मिलती थी, वो मेल मेल को मिलती थी। ठीक है, जो आपके घर में, ये आपके घर में क्या, हमारे इंडिया में तो अभी भी होता है, जो फादर की प्रॉपर्टी होती है वो किसको ट्रांसफ़र हो जाती है, बेटे को हो जाती है, फिर उसके बेटे को, बेटियों को नहीं मिलता है कोई भी हिस्सा। तो इससे क्या है, एक इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती थी इन सारी सती को, क्योंकि ये कोई भी चीज़ को क्लेम नहीं कर सकती, ये बिल्कुल नहीं कह सकती पापा जी हमारा भी थोड़ा ख्याल कर लो, हमें भी कुछ दे दो, नहीं। तो इसलिए ये फिर मरना बेचारी फिर प्रेफर करती थी कि हम मरी जाएं, वही बेटर है। ठीक है, इतनी बुरी कंडीशन इनकी हो रखी है। एंड द लास्ट हम देखें ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन का मतलब है सीन एज द अल्टीमेट एक्ट ऑफ वाइफली डिवोशन। इसको ऐसा देखा जाता था कि जो वाईफाई है हमारी, मतलब वाइफली हैं, जो हमारी प्यारी धर्मपत्नी है, वो हमसे इतना प्यार करती हैं कि हमारे साथ अपने प्राण की आहुति दे देंगी, जिसको पतिव्रता धर्म कहा जाता था, पतिव्रता पत्नी कहा जाता था, जिसको आज भी सती सावित्री बोल के बोला जाता था। आपने बहुत सारे लोगों को देखते हुए सुना होगा, समाज में कहते हैं अरे पहले जैसी औरतें कहाँ रहीं जो बहुत ज़्यादा सावित्री हों, पति हों, ये हैं। तो देख लो, ये है पतिव्रता, सावित्री और धर्म, ये चीज़, सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आई होप। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट को हम इसमें पढ़ेंगे, कौन कौन से इसमें बहुत ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट पड़े, उससे कौन कौन समाज में खतरा आया या फिर समाज और ज़्यादा सुधर गया, वो चीज़ पढ़ेंगे। समाज सुधर गया हो ये तो आप बात भूल ही जाइए। ठीक है, तो इसमें जेंडर इनइक्वालिटी आई बहुत ज़्यादा। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, आदमी और औरत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होने लगा। वो कोई मतलब कि एक जैसे नहीं है, दोनों का सोसाइटल पोजीशन, सोसाइटल स्टेटस अलग है एकदम। एंड डीपन वीमेन सबॉर्डिनेशन एंड कर्टेल देयर एजेंसी। जो वीमेंस थी, जो औरतें थी समाज में, उनकी जो पोजीशन थी, जो भी समाज में थी, इस्टेब्लिशमेंट था उनका, वो बहुत ज़्यादा सबॉर्डिनेट हो गई। वो मतलब कि कभी अपने इंडिपेंडेंट नाम से नहीं जानी गई, हमेशा जानी गई ये उनकी बेटी है या उनकी बहन है, उनका भाई, उनकी पत्नी है। ठीक है, इस तरीके से कंडीशन उनकी बिगड़ती गई हमेशा। एंड द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, देखो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पढ़ा, क्रिएटेड अ कल्चर ऑफ फियर एंड कोअर्शन। इससे क्या है, एक कल्चर बना, लोगों ने बता दिया कि यही हमारा कल्चर है, यही हमारा धर्म है, इसी को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारे कल्चर के प्रति एक बहुत बड़ा फियर क्रिएट करता है। कोई तुम्हारे बारे में, कोई जैसे कि तुमसे बोलता रहे कि तुम्हारे धर्म में ये होता है, वो होता है, ऐसे करते रहते हैं, वो करते हैं, तो तुम्हारे मन में भी हाँ एक डाउट आ जाएगा एक टाइम को, हाँ भाई ये सही कह रहा है बिल्कुल। तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आप सोचो औरत पे कितना पड़ रहा है, उसका पति बीमार है भाई, उसके अलग धक 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 चल रही है दिल में कि कहीं ये टपक लिया बुढ़ा तो मुझे भी इसके साथ मरना पड़ेगा। मतलब कुछ सोच के देखो भाई, तुम्हें कोई जिंदा जला रहा है, मतलब ओ गॉड, मतलब जिंदा जला दे रहा है भाई, मुझे तो सोच के ही अभी जो एकदम अजीब सा लग रहा है। एंड द डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्या है, रिड्यूस ह्यूमन पॉपुलेशन इन सम एरियाज फॉर द इंक्रीजिंग पैट्रियार्कल डोमिनेंस। और ये सती की वजह से क्या हुआ, समाज में जो कुछ एरियाज थे उनमें क्या हुआ, जो औरतें थी उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा गिर गई, उनकी पॉपुलेशन में भी कमी आ गई। जब औरतें खुद मर रही हैं इस तरीके से, आग में झुक जा रही हैं खुद में जाके, तो कुछ इंडिया के रीजन्स ऐसे रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्या है, पॉपुलेशन कम हो गई, और इससे क्या हुआ, फर्दर इंक्रीमेंट हुआ किसमें, पेट्रियार्कल डोमिनेंस में। जब पॉपुलेशन कम होगी औरतों की, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वो तो भाई दबाएगा ही आराम से। ठीक है, मतलब सोसाइटल तरीके से दबाएगा। ठीक है,
देन हम देखेंगे रिफॉर्म मूवमेंट अगेंस्ट सती। क्या ऐसे कोई रिफॉर्म मूवमेंट्स चले इतिहास में जो सती को क्या कर सकें, सती को बहुत ज़्यादा गलत बोल सकें या फिर ये विमेंस के फेवर में आ सकें, ऐसी कोई चीज़ चली या नहीं चली, हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है इंडियन रिफॉर्मर्स का, जिसमें कौन किसका नाम होता है, राजा राम मोहन रॉय। माय फेवरेट एंड ऑल टाइम फेवरेट। ये हमारे भाई, इन्होंने जो काम किया ना समाज में, पूरा समाज इन्हें आज भी अगर थैंकफुल नहीं मानता है तो हमारी ही बहुत बड़ी एक, बोल सकते हैं हमारे लिए शर्म की बात है। ठीक है, इन्होंने समाज में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किए हैं, हर तरीके की रिफॉर्म किया, हर तरीके की बात कर रही हूँ मैं, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई से लेकर हो गया हो, चाहे कोई एक्ट पास कराना हो जिससे समाज में क्या है, इक्वालिटी है, विमेन की कंडीशन सुधरे, उसके लिए इन्होंने हमेशा से काम किए हैं। ही इस्टेब्लिश आत्मीय सभा इन 1815 लेटर ब्रह्म समाज। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की जिसको बाद में नाम दिया गया ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज क्या होता है, आर्य समाज क्या होता है, इन चीज़ों में थोड़ी सिमिलैरिटी है। ये जो समाज होता है वो मोनोथियज्म में बिलीव करता है, जिसमें कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान किसी फॉर्म में नहीं होता है, एक ही भगवान है और हम सब उसकी आइज़ में इक्वल हैं। हमें उनके प्रति डिवोशन दिखाना चाहिए। डिवोशन कैसे होगा, फॉर द सर्विस ऑफ पीपल, जो गरीब है उनकी सेवा करो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, यही डिवोशन है। तो इस तरीके की बातें ये कहते हैं। साइटेड वैदिक टेक्स्ट टू प्रूव दैट सती वॉज नॉट मैंडेटरी। और ये बेचारे ऐसे थे, उन्होंने जितने भी वैदिक टेक्स्ट थे, जितने भी ऋग्वेद थे और ये सब, इन सबको बहुत सारी भाषाओं में कन्वर्ट किया। जितनी लोकल मराठी भाषा हो गई, इनके यहाँ बंगाली भाषा बोली जाती है क्योंकि ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। बंगाली भाषा में इन्होंने सारे टेक्स्ट को क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया और लोगों को बता रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, देखो हमारा धर्म ये कहता है, हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि सती प्रथा हो जानी चाहिए। तो ये खुद एक ब्राह्मण थे, राजा राम मोहन रॉय। इनके खिलाफ जो बहुत बड़ा एक आंदोलन छिड़ा वो था ब्राह्मणों ने किया था, जिसमें इनकी माँ भी शामिल थी। उनकी माँ ने भी उनको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया कि तू बहुत ज़्यादा पापी है, ये है वो है, तू समाज के खिलाफ जा रहा है, ये काम कर रहा है। और इनकी खुद की भाभी ने भी सती किया था। ठीक है, इनकी भाभी को भी जलाया गया था, लेकिन कहते हैं जब तक अपने घर पहुंचे तब तक वो पूरी तरीके से मर चुकी थी। तब इनकी आंखें खुली, इनने घर बार छोड़ दिया और कसम खा ली कि इस समाज से ये वाली बुराई को ये दूर करके रहेंगे हर हाल में। एंड कॉल सती अ मर्डर ऑफ अ हेल्पलेस वुमेन। और इन्होंने कहा कि जो सती होती है वो एक कत्ल होता है, एक ऐसी दुखियारी पत्नी का जिसका पति मर गया होता है, एक हेल्पलेस वुमेन का जिसका कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में, जिसका कोई नहीं है, उसका क्या होता है, मर्डर किया जाता है। इस तरीके की बातें राजा राम मोहन ने रॉय की हैं। ठीक है, सही बातें हैं भी है भाई। आप एक 10 लोग हैं, वो डंडा वंडा लेकर आ रहे हैं, घी उसके ऊपर डाल रहे हैं, फिर उसमें आग लगा दे रहे हैं। वो एक अकेली बेचारी औरत है और फिर उसको तो मरना पड़ता है। या तो वो फिजिकली इतनी स्ट्रांग वीमेंस होती नहीं है कि वो अपना प्रोटेक्शन कर सकें, अपने आप को बचा सकें, भाग सकें उतने लोगों को मार मूर के, ऐसा होता नहीं था और इवेंचुअली उनको मरना ही पड़ता था। अदर रिफॉर्मर्स लाइक ईश्वर चंद विद्यासागर एडवोकेट विडो मैरिजेस। तो देखो जो अदर रिफॉर्मर्स हैं जिनका नाम बढ़ जाता है ईश्वर चंद विद्यासागर में, इन्होंने बहुत ज़्यादा एडवोकेट किया था विडो मैरिजेस के बारे में कि जो विधवा औरतें होती हैं उनकी दोबारा शादी होनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी को ऐसा ना समझा जाए कि उनकी ज़िंदगी उनके पति के साथ ख़त्म हो गई है, ये सारी चीज़ें बंद करनी चाहिए समाज में। तो इस तरीके की बातें करते हैं। राजा राम मोहन रॉय हैं और ये ईश्वर चंद विद्यासागर हैं, विवेकानंद हैं और बहुत सारे सत्येंद्र हैं इतिहास में। उनका पूरा नाम क्या है, अरे मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है थोड़ा सा। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ये सारे क्या हैं, ये सोशल रिफॉर्मर्स भी हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इम्पोर्टेंट फिगर्स भी हैं। इन लोगों ने बहुत कुछ किया है हमारी सोसाइटी को बदलने के लिए, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे। ये अपनी बीवियों को भी पढ़ाते थे। ये चाहते थे कि जो चीज़ उन्होंने अपनी बीवी को दी है, शिक्षा दी है, सम्मान दिया है, ऑनर दिया है, लॉयल्टी दी है, वो और औरतों को भी मिले। ठीक है, ये एक होता है ना कि जब आप अपने लिए आज़ादी पसंद करते हो तो आप दूसरे को उसमें कैद में रखना पसंद नहीं करते हो। मैंने बहुत टाइम ऐसे देखा है, जैसे मुझे ये बर्ड्स वगैरह बहुत पसंद है, लेकिन ये पिंजरे में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये आसमान में ही पसंद है। मुझे कहीं दिख जाते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इन्हें खोल दूँ कैसे भी करके। मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे फूल तोड़ना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जो चीज़ अपने लिए पसंद करती हूँ, मैं चाहती हूँ वो चीज़ दूसरों को भी मिले, हर हाल में मिले, कैसे भी मिले। मुझे घूमना पसंद है, मुझे आज़ादी पसंद है। तो जो भी केस में है, जो भी दबा हुआ है, जो घर में है, जो लड़कियां पढ़ नहीं पा रही, तो मेरा अंदर से मन करता है मैं इनके लिए कुछ करूं, या फिर ये भी बाहर आए, ये भी पढ़ाई करें, ये भी एजुकेट हो, ये मेरी तरह सोचें, मल्टीपल एरियाज में सोचें। तो वही सारी चीज़ें, जब आप पढ़ लिख जाते हो, आप इंटेलेक्चुअल बन जाते हो, स्कॉलर बन जाते हो, तो आप जिन चीज़ों को अपने लिए चाहते हो वो दूसरी चीज़ों को उन्हें देते हो। ठीक है,
आप जब आपने देखा होगा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं अपने लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी की बात करते थे, हमें सेफ्टी चाहिए, तो आपने देखा होगा वो लोग किसी को हार्म भी नहीं करते हैं। वो बहुत जो बस थोड़े मोड़े बन जाते हैं, जो हाई फाई हो जाते हैं, उनकी बात छोड़ रही हूँ। जो बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, एक तरीके से खुश होते हैं, ज़िंदगी को समझते हैं, तो वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाते। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि उनको कभी कोई नुकसान पहुँचाए। ठीक है। और इसमें जो अगला रोल आता है वो आता है क्रिश्चियन मिशनरीज़ का। जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ होती थी वो भी आके हिंदुओं में बहुत ज़्यादा क्या करती थी, बताती थी लोगों को कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ में क्या होता था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थी ये लोग अपने आप में अपनी ही एक कन्वर्जन का काम करती थी, जिसमें जो ऐसी औरतें होती थी चाहे ऐसे लोग होते थे वो क्या होते थे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते थे। क्योंकि ये भी ग्लोरीफाई करती थी ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो आप ऐसा करो क्रिश्चियन बन जाओ। बेचारे भोले वाले से हमारे भारतीय लोग कि हाँ ठीक है चलो भाई ये दीदी सही कह रही है तो हम क्रिश्चियन ही बन जाते हैं, तो वैसे क्रिश्चियन बन जाते थे। एंड प्रोवाइडेड मोरल सपोर्ट बट रिफॉर्म वॉज प्राइमरीली इंडियन लेड। तो ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी ये मोरल सपोर्ट प्रोवाइड किया करती थी। ठीक है, सबको चर्च में अलाउ करती थी प्रेयर के लिए, सबको बताती थी जीसस क्राइस्ट कौन है क्या नहीं है। लेकिन जो रिफॉर्म मूवमेंट चलाए, जो सुधार आंदोलन चलाए, वो किसने चलाए? वो इंडियंस ने ही चलाए। क्योंकि भाई इंडियंस की प्रॉब्लम में ख़त्म कौन करेगा? इंडियंस ख़त्म करेंगे। अगर आपको कल को आपके घर में पैसे की दिक्कत है तो आप ये थोड़ी ना सोचोगे कि अमेरिका से कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन उठ के आएगा, वो आपको पैसे पकड़ा देगा और आप एकदम से खुश हो जाओगे। नहीं, आपको खुद काम करना पड़ेगा, आपको खुद जॉब देखनी पड़ेगी, आपको खुद पता होगा कि हम अपनी घर की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे सही करें। तो ये सब क्या था, ये मोरल सपोर्ट के लिए आ जाती थी मिशनरीज वगैरह, लेकिन सारा काम किसका होता था? इंडियंस का होता था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे हम देखेंगे ब्रिटिश का इंटरवेंशन कैसे हुआ और ये चीज़ें कैसे ख़त्म हुई, वो चीज़ भी हम समझेंगे थोड़ी सी। ठीक है, ठीक है, तो आगे यही देखेंगे इसमें कि किस तरीके से ब्रिटिश ने हेल्प की थी जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे उनके साथ मिलके, और इस बहुत बड़े बेकार से सिस्टम को, प्रैक्टिस को ख़त्म किया था। तो उनकी इनिशियल हेजिटेशन क्या थी, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहे थे इन सब चीज़ों को पढ़ने में, क्योंकि ब्रिटिशर्स का सिंपल सा मतलब था कि हम यहाँ पे कॉलोनी बनाने आए हैं भारत को, भाई उसमें से भर भर के मस्त मस्त चीज़ें हमें ब्रिटेन में पहुंचानी है और हमें खूब सारा पैसा कमाना है, क्योंकि हमने दुनिया को तो सिर्फ छोड़ ही जाना है बाद में, जहाँ से बस अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ लोड करनी है। तो हम सोशल रिफॉर्म क्यों लाएं, हम ऐसे काम क्यों करें जिसमें क्या हो, समाज में अस्थिरता आ जाए और लोग हमारे खिलाफ ही डंडा लेके खड़े हो कि तुम भागो पहले यहाँ से, तुम्हें ज़्यादा चुल मची है समाज को सही करने में। तो उन्हें ब्रिटिशर्स को शुरुआत में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी। Then the British East India Company feared backlash from the Orthodox Hindus। तो जितने भी हिंदू सोसाइटी थी वो तो भाई डोमिनेंस में थी, हिंदू तो आज भी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है और तब भी मेजॉरिटी में थे। तो ब्रिटिशर्स को एक कांस्टेंट डर लगा रहता था कि अगर यहाँ जो हिंदू लोग हैं उन्होंने इनका बहिष्कार कर दिया और सारे हिंदू यूनाइट होकर ये कहने लगे कि जो ब्रिटिश हैं वो हमें क्या कर रहे हैं, हमें हमारे कल्चर से अलग कर रहे हैं, हमें हमारा धर्म सिखा रहे हैं, जबकि ये गोरे लोग पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, इनमें खुद को सिविक सेंस नहीं है। इनकी औरतें देखो कैप पहन के हमारे सामने घूमती रहती हैं, इनकी औरतें देखो मस्त मतलब कि मिडी पहनती हैं, बूट पहनती हैं, इनके बराबर रहती हैं, इनका नाम लेती हैं। तो इन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगती थी इंडियंस को कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये मतलब कि अपनी बीवियों के साथ घूम रहे हैं, उनके गले में हाथ डाल रहे हैं। तो एकदम बहुत गंदी सी इन्हें ये चीज़ लगती थी कि ये अनकल्चर्ड लोग हैं, इनमें सिविक सेंस नहीं है, ये कुछ जानते करते नहीं हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। तो इनका मानना, तो ये कहते थे कि ये जो औरतें हैं इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब औरतें हैं, नीच औरतें हैं, तो ये हमारी औरतों को भी ये इम्प्योर करने आए हैं, हमारी औरतों को ख़राब करने आए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इनकी औरतों को, घर की औरतों को गलत सलत पट्टी पढ़ा रहे हैं कि तुम अपने हक की बात करो, तुम अपनी आवाज़ उठाओ, तुम भी एक ऑनर की और एक प्रेस्टिजियस पोजीशन को डिज़र्व करती हो। तो ये सारे ऑर्थोडॉक्स जो हिंदूज थे उनको ख़राब लगी, जो बहुत ज़्यादा जट होते हैं ना ऑर्थोडॉक्स, इसका एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी, हाँ, जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, छोड़ने को ही तैयार नहीं है भाई बिल्कुल भी अपने धर्म को थोड़ी सी भी। तो वो लोग बहुत ज़्यादा, उनसे इन्हें डर लगा ब्रिटिशर्स को कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे लोग इकट्ठे हो जाएं फिर हमसे ही डिमांड करने लगे कि तुम यहाँ से भागो। क्योंकि सारे लोग ब्राह्मण्स की बातें सुनते थे, पहले ज़माने में अंधे हो गए थे, पूरी तरीके से क्वेश्चन करना भूल गए थे, यही समझना भूल गए थे ये सही बात कह रहे हैं कि गलत बात कह रहे हैं, और बात कह रहे हैं तो उसका क्रॉस चेक भी कर लिया जाए और लोगों से ही पूछ लिया जाए। तो ऐसे लोग थे। देन उसके बाद आया रेगुलेशन। कब आया ये? 19th कितना लिखा है, हाँ ये रोमन न्यूमरल्स में, ऑफ 1829। तो 1829 में रेगुलेशन आया, इनेक्टेड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिंग इन बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ये कब आया? बंगाल प्रेसिडेंसी में आया। मैंने आपको पहले ही बताया था जो इंडियंस में जो ब्रिटिशर्स थे उनकी प्राइमरीली कॉलोनी थी हमारी भारत, जिसमें 3 बहुत मेन क्या थे उनके स्टैब्लिशमेंट थे एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसमें बंगाल, मद्रास और बॉम्बे था। ठीक है, तो उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी में
जो काम कर रहे थे वहाँ पे, तो विलियम लॉर्ड बेंटिंग थे, उन्होंने एक लॉ पास किया एंड डिक्लेयर्ड सती इलीगल एंड पनिशेबल एज कल्पेबल होमिसाइड। तो इसको उन्होंने बताया, इस रेगुलेशन एक्ट में बताया उन्होंने कि जो सती की प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा इलीगल है, गैर कानूनी है, और जो भी कोई सती करवाता हुआ मिल गया, भाई चाहे कोई भी मिल गया, उसको हम पनिश करेंगे, जेल में डालेंगे। और ये जो विलियम बेंटिंग थे, ये पता है इन्होंने किसकी डिमांड पे ये सब काम किया? राजा राम मोहन रॉय की। मतलब राजा राम मोहन रॉय इतना ज़्यादा इन पे फोर्स बनाते थे कि आप समाज में रिफॉर्म लाओ, रिफॉर्म लाओ, आप अगर चले गए यहाँ से तो समाज ऐसा बिगड़ा रहेगा, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपको इस समाज में रहने देंगे, ठीक है, मतलब रहने देंगे, मतलब हम कंटिन्यू आपसे ट्रेड करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ आप अगर हमारे यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे बैठे हो, आपके पास ये अथॉरिटी है, ये राइट्स है कि आप इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो, देन करो इसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें होंगी। तो इस रेगुलेशन एक्ट से क्या हुआ था, सती को पूरी तरीके से लीगल कर दिया गया था, बैन कर दिया था, कोई सती नहीं करेगा, और पनिशेबल ऑफेंस माना गया था। जुडिशियल वैलिडेशन इसको कब मिली थी? अपहेल्ड बाय द प्राइवी काउंसिल इन 1832 डिस्पाइट पिटिशंस फ्रॉम कंजर्वेटिव ग्रुप्स। देखो 1832 में एक क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव जो ग्रुप्स थे, जो भी बहुत ज़्यादा कहते थे हम धर्म के ठेकेदार हैं, हमने धर्म पढ़ा है, ये गोरे हमें धर्म क्या सिखाएंगे, ये हमारे यहाँ से आ गए हैं, ये खुद देखो अपनी औरतों को कैसे रखते हैं, तो इनने बहुत ज़्यादा अपोज किया। लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, प्राइवी काउंसिल 1832 को क्या किया, अपहेल्ड किया गया। अपहेल्ड का मतलब माना गया, उसको आगे रखा गया, और ये जितने भी कंजर्वेटिव ग्रुप्स हैं इन सब के मुंह पे टेप लगा दी कि तुम सब साले बकवास करो, सती के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हो औरतों के साथ, और बकवास करने आ गए यहाँ पे, भागो यहाँ से, एज अगर ब्रिटिशर्स ने इन्हें भगा दिया था, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे पोस्ट डेवलपमेंट इंडिपेंडेंस में, देखेंगे कि मतलब जो हम इंडिपेंडेंट हो गए तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब अब हम आ गए हैं प्रेजेंट डे कंडीशन में कि क्या चीज़ें रहीं, क्या नहीं रहीं, क्या सीखा हमने, क्या नहीं सीखा। इंडियन पीनल कोड क्रिमिनलाइज अबेटमेंट ऑफ सती। देखो जो इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी है, उसके तहत क्या है, जो सती है उसको बहुत ज़्यादा क्रिमिनलाइज पोजीशन पे रखा गया है कि बहुत बहुत बड़ा क्राइम है। जिस औरत ने अगर सती किया है और अगर वो बच गई ना, तो हमारे उसमें लॉ में, हमारे आईपीसी में ये भी प्रावधान है कि जो औरत बच गई उसको फिर पकड़ के सज़ा दी जाएगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को सती करने के लिए, ठीक है। अगर आप बेसिकली अगर आप चीज़ देखें ना हमारे इंडियन लॉज में, तो आपको पता होगा कि जो सुसाइड करने की, जो अगर कोई क्राइम करता है तो सरकार उसको पनिश करती है। मतलब अगर आप बच गए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, और अगर नहीं बचे तो फिर भाई ऊपर ही चले जाओगे, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या डेवलपमेंट हुए, तो आपको पता लग गया जो आईपीसी है उसके तहत क्या बताया गया कि ये क्रिमिनलाइज पोजीशन पे है, जो भी इसको करता हुआ मिल गया उसको बहुत ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। उसके बाद 1987 में रूप कंवर केस आता है, रूप कंवर। A young widow committed सती in राजस्थान, लार्ज स्केल ग्लोरिफिकेशन फॉलोड। देखो 1987 में जब मैंने आपको ब्रिटिशर्स ने बताया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 1919 में सती को बैन कर दिया था, उसके बाद 1987 में हमें उसके बाद एक केस देखने को मिलता है, कहाँ पर, राजस्थान में, जहाँ पे जो रूप कंवर का केस है उनका देखने को मिलता है, जिसमें एक यंग औरत होती है, यंग विडो होती है वो, ठीक है, जवान होती है, विधवा भी होती है, वो क्या करती है अपने आप को सती कर लेती है। और भाई जब वो सती करते हैं, आप उसकी क्लिप आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी, चीज़ें मिल जाएंगी, उसको इतना ग्लोरीफाई किया जाता है, मतलब लाखों की भीड़ लग जाती है कि भाई वहाँ सती हुई है, सती हुई है। अगले दिन लोग वहाँ पूजा करना शुरू कर देते हैं, औरतें धूप बत्ती अगरबत्ती, मुझे कभी कभी औरतों पे इतनी किचकिची आती है, मैं सच बता रही हूँ, मतलब उनको पकड़ के मार डालो गुस्से में। अगले दिन उन्होंने क्या किया, भाई पूजा करना शुरू कर दिया, हमारी सती माता चली गई, हमारी माता थी, देवी थी, ये था वो था, बैंड बाजे बजने लगे, भाई पुरोहित आगे आरती करने लगे, जिस जगह पे उसने अपने आप को जलाया जिंदा। मेरा गुस्सा कभी भी बहुत निकल जाता है। तो द यंग विडो कमिटेड सती इन राजस्थान, लार्ज स्केल ग्लोरिफिकेशन फॉलोड। तो यही हुआ था, जो रूप कंवर थी उन्होंने अपने आप को सती कर लिया था पूरी तरीके से, और सरकार को जब तक ये बात पता लगती तब तक वो सती कर चुकी थी, लेकिन बाद में जब इसका ग्लोरिफिकेशन हुआ, बहुत ज़्यादा लोकल न्यूज़ में छपा है, तब सरकार के पास ये केस आ पाया। लेड टू द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1987। और इसी के बाद क्या हुआ, सती प्रिवेंशन एक्ट लग गया 1987 में, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ, कम्बैट बैन ऑन सती, इसको कंप्लीट बैन कर दिया गया सती पे। कोई कैसी भी सती करते हुए दिख ना जाए, और अगर किसी को पता लग गया कि किसी ने किसी को फोर्स किया है सती होने के लिए कि तुम सती कर लो, ये कर लो वो, तो भाई तुम्हारी तो तुम गए पूरी तरीके से। पनिशमेंट फॉर द अबेटमेंट एंड द ग्लोरिफिकेशन, इसके साथ साथ क्या है, अबेटमेंट और ग्लोरिफिकेशन के लिए भी पनिशमेंट दिया गया है। आप कोई पोस्ट वोस्ट नहीं डाल सकते, आप कोई इंटरनेट पे या मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि सती बहुत अच्छी चीज़ें थी, सती ये था, सती वो था। तो आपको ये पनिशेबल ऑफेंस के उसमें संज्ञान में ले लिया जाएगा और आपको बढ़िया तरीके से जेल में डाला जाएगा। जो ये रूप कंवर सिंह का केस हुआ था 1987 में, तो कहते हैं सरकार ने यहाँ पे पूरी तरीके से अप्रोच नहीं कर पाया था टाइम पे। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको फोर्सफुली किया गया था, ठीक है, इसके घर वालों ने परेशान किया था इसको इसलिए कर दिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से किया, मतलब अपने पति को हो सकता है बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, उसका सहन ना हुआ हो उसको, दुख इसलिए उसने कर लिया। लेकिन जो भी कॉजेज़ रहे हैं, उनकी मौत से एक फ़ायदा हो गया कि जो कमीशन था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ कमीशन का, जिसका नाम दिया गया था प्रिवेंशन एक्ट ऑफ सती, ठीक है। तो ये हुआ 1987 में इनकी मौत के बाद, जिसमें पूरी तरीके से बताया कि थोड़ा से भी हमें कहीं से साइन मिला सती का तो तुम तो गए गुरु, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया अच्छे से क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड हमें क्या क्या मिले हैं इस सती के लिए। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब सारे लोग कानून के बराबर है, कोई ऊपर कोई ज़्यादा नहीं है, कोई पेट्रियार्की नहीं है, कोई मैट्रिनोमी नहीं है, ठीक है, मतलब सब बराबर हैं एक कानून में, सब कानून की नज़र में सब आते हैं। इसीलिए कानून की जो वो होती है ना मूर्ति, देखिए वो अंधी होती है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता कि सामने औरत है कि औरत है कि मर्द है न्याय करते हुए, ठीक है। उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो कानून है वो पूरी तरीके से अंधा है, पूरा एविडेंसेस पे टिका हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं होता तुम अमीर हो गरीब हो कहाँ से आ रहे हो। तो आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ है। आर्टिकल 15 कहता है प्रोविजन प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ये आर्टिकल 15 कहता है कि किसी के साथ भी कैसे भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा कि उसका सेक्स कैसा है, ठीक है। सेक्स का मतलब है वो मतलब मेल है कि फीमेल है, इस बेसिस पे उसके साथ हम कैसा भी क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 गिव्स द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 कहता है कि हर किसी को उसकी लाइफ की और उसकी पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन है। कौन प्रोटेक्शन करेगा? स्टेट करेगी। स्टेट मतलब सरकार करेगी, ठीक है। अगर आप किसी की लाइफ ले लेते हो, किसी को मार देते हो, तो सरकार क्या करेगी, उस जिस बंदे ने आपको मारा है उसको सज़ा देगी। साथ में आपकी पर्सनल लिबर्टी का भी ख्याल रखती है, मतलब आप घूम रहे हो तो आप सेफ्टी से घूम सको, कहीं खा रहे हो तो कोई आपकी प्लेट में जाके कीड़ा ना घुस दे, उसके लिए उसको पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। एंड द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1987 स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल मेजर अगेंस्ट एनी रिसर्जेंस। और जो कमीशन लास्ट में आपने देखा 1987 में बना, वो बहुत बड़ा लीगल मेजर बन गया था इस सती प्रथा के अगेंस्ट में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई सारी चीज़ें। तो यहीं तक थी हमारी सारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। देखो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें वैसी ऐड नहीं की हैं कि आपको अलग अलग तरीके से बताऊँ या बहुत ज़्यादा इसको ग्लोरीफाई करूँ, बहुत इमेजेस लगाऊँ। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है हमारी सोसाइटी का। इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, जो भी इस सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी के ईविल्स को डिफाइन किया है, वो इतने प्रिसाइसली किया है कि आप इसमें से सारे पॉइंट्स को उठा के अपने ऐसे के पेपर में डाल सकते हो, सोसाइटी के पेपर में डाल सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। ये कोई कहानी नहीं चल रही थी या फिर इसके इमेजेस लगा लगा के ये दिखाओ कि बहुत ज़्यादा ये हुआ कि वो हुआ, नहीं। इसमें क्या है, मैंने एकदम प्रॉपर वैलिडेशन दिया है चीज़ों की, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट के बारे में पता होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और ये शुरू कहाँ से हुआ कहाँ से नहीं हुआ, ऋग्वेद में इसका मेंशन है कि नहीं है, आगे चल के हमें कैसे कैसे केसेस देखने को मिले और ये कैसे क्या चीज़ों को सपोर्ट करता है, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे ये बताना नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ इसी तरीके की, तो वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे देना। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका ओपिनियन हो, देन प्लीज़ मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।